हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10 के मैथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। इसमें चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया है। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट को बता देते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद आपको हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो कोई बात नहीं, पढ़ लिए हैं तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। आगे हम आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखे हैं n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर इन्फिनिटिव तक, यानी अनंत तक। इस संख्या को ही हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। इसको हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं दोस्तों। तो हम 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या। तो इस तरह से हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को हम होल नंबर भी बोलते हैं। गिनती की संख्या को जब 0 या 0 से शुरू कर गिना जाता है तो उस संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या है? देखिए, पूर्ण संख्या को हम गिनती की संख्या में अगर हम 0 से जोड़ दिया जाए, यानी 0 से स्टार्ट कर दिया जाए, उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में हम लिखे हैं, देखिए W, इसे W से सूचित करते हैं। तो W बराबर लिख देते हैं 0 प्लस n, यानी नेचुरल नंबर, यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 से स्टार्ट कर दे रहे हैं, उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो हम 0 को पूर्ण संख्या बोलते हैं, 1 को भी पूर्ण संख्या, 2 को भी पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये हो गया। अब हम बोलेंगे, क्या बताइए ये 0 प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं होगा प्राकृतिक संख्या। लेकिन यही हम बोल दें 1 तो प्राकृतिक संख्या हुआ। तो 1 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन 0 जो है, 0 केवल पूर्ण संख्या में ही आ रहा है। और उसके बाद 0 पूर्ण संख्या में आ रहा है। 1 2 3 4 ये सब जो है, ये भी पूर्ण संख्या में ही आएगा। तो ध्यान से रखिएगा दोस्तों, याद। अब हम अगला कॉन्सेप्ट को चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट है पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या के बारे में हम देख लेते हैं। इसको हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं। तो देखिए, हम एक लाइन खींचते हैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। आप समझते हैं ये, तब भी एक बार आप देख लीजिए। अगर ये सब के बारे में आप जानते हैं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये 0 जो है, 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 लेकर इन्फिनिटिव तक हुआ, यह पूर्ण संख्या कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, पूर्णांक संख्या भी बनाना है इसे, तो ऐसे स्थिति में हम तो प्राकृतिक संख्या को माइनस के रूप में दिखाना है। जैसे देखिए, -1 -2 -3 यानी 3 -4 -5 लेकर इन्फिनिटिव तक चलेंगे दोस्तों। ये मेरा टोटल माइनस सब जो है, सभी माइनस वाले संख्या और सभी प्लस वाले संख्या के साथ साथ 0 वाली संख्या, ये सभी को हम बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में आप समझ लिए। तो हम
क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी दे दिया जाता है, कभी कभी अगर क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। -2 ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या ये नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या ये नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन 2 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। तो इस तरह से मेरा ये हो गया कॉन्सेप्ट, इसको देख लीजिए। इसको हम इस तरह से लिखे हैं एग्जाम्पल के रूप में, इस तरह से हम आपको दिखा दिए हैं। अब हम अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं दोस्तों। ये है सम संख्या। देखिए ये सम संख्या, इसको इवन नंबर बोलते हैं। जिस पूर्ण संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं। तो ये सम संख्या 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों, यानी 0, 2, 4, 6, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक चल जाएगा दोस्तों। केवल इसमें 2 से पूरा भाग लगना चाहिए, शेष फल नहीं बचना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या 0 से, और एग्जाम्पल आपको याद रखने के लिए कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या। तो जिस संख्या के अंतिम में जैसे 2 है, इसके ऊपर अगर 0 रहे तो समझ लेना है सम संख्या, इसके ऊपर 4 रहे तो समझ लेना है सम संख्या, इसके ऊपर 6 रहे तो समझ लेना चाहिए सम संख्या, इसको के ऊपर 2 रहे तो भी समझ लेना है सम संख्या है, इसके ऊपर 8 रहेगा तो ये भी समझ लेना है सम संख्या। इसमें पूरा 2 से भाग लगेगा दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं, विषम संख्या क्या है। विषम संख्या के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, विषम संख्या विषम संख्या के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। विषम संख्या, इसको ऑड नंबर भी बोलते हैं। जिस पूर्ण संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लग सकता है उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। इसमें दोस्तों पूरा भाग नहीं लगेगा तो शेष तो फल बचेगा, शेष फल बच जाएगा। तो हम जानते हैं कि सम संख्या में शेष फल नहीं बचेगा, जिसमें शेष फल बच जाएगा उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या का एग्जाम्पल यहाँ आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हुआ 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलेगा, अनंत तक चलेगा दोस्तों। हम आपको यहाँ तक 9 के बाद डैश दे दिए, यानी समझिएगा कि ये अनंत तक चलेगा। तो हम एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर दिखा दिए हैं। 2 से अगर 3 में भाग देंगे तो भागफल तो 1 हो जाएगा, लेकिन घटने के बाद 1 हो जाएगा, शेषफल 1 बच जाता है। तो ये 1 जो है ये शेषफल रहने के कारण ये विषम संख्या कहला जाता है ये संख्या। इसी तरह से जितना भी देखिएगा 7 में 2 से भाग दीजिए, 9 में 2 से भाग दीजिए, सभी में बस वही होगा कि शेषफल कुछ न कुछ बच जाएगा। अगर बच जाता है तो समझ जाइए ये विषम संख्या है। अब हम एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि विषम संख्या है, जैसे 7 विषम संख्या है। अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तब भी हमको विषम संख्या ही मिलेगा। अगर हम 7 में 4 ऐड कर दें, देखिए सम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ये भी विषम संख्या आ रहा है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है कि विषम संख्या में अगर हम सम संख्या को जोड़ते जाएंगे तो विषम संख्या ही बनते जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों। अब हम अगला कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। देखिए अभाज्य संख्या या ऋण संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, इसको प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। वे संख्याएं जो एक या स्वयं से के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हो वैसी संख्या का अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। तो ये हुआ। अब हम इसको यहाँ दिखा देते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हम दिखा रहे हैं, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, 13, इस तरह से इन्फिनिटिव तक चलेगा यहाँ ये। लेकिन अभाज्य संख्या जब भी स्टार्ट होगा दोस्तों तो 2 से स्टार्ट होता है। तो हम बोलेंगे, क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हुआ 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। और कहा दिया जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 होगा। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोला जाए ये 3 हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में याद रखना है दोस्तों, कि जिसमें केवल 1 से भाग लेंगे या वही संख्या से भाग लगे उसको हम यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या को हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा दिए हैं, 1 से अगर 2 में भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाता है। अगर वही स्वयं से भाग दिए यानी 2 से 2 में ही भाग दिए तो भागफल तो 1 हो गया और शेषफल 0 हो गया। इसके अलावा कोई और संख्या से भाग नहीं लग रहा है। अगर जो किसी और से अगर भाग लग जाता, जैसे मान लेते हैं ये 9 है, इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा, पूर्ण कट जाएगा। और फिर इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, 3 तिया 9 हुआ, पूरा भाग लग जाता है। और एक है यानी 9 से भी भाग लग जाएगा, 9 में भाग लग जाएगा, तो ये भी पूरा भाग लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एक नियम है, या तो 1 से भाग लगे या वही संख्या से भाग लगे। तो यहाँ पर 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये हम इसे अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। और इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है दोस्तों। ये मेरा जो कॉन्सेप्ट बताएं ये एकदम बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। यानी अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। परिमेय संख्या, देखिए इसको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जो पी क्यू के रूप में विभाजित हो या व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। याद रखें दोस्तों, ये पूर्णांक संख्या बताया जा रहा है, यानी प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है। इस तरह से संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखिए, ये 0 है, -5 है, और फिर यहाँ 3/5 है, -7/12 है। ये मेरा कहलाएगा परिमेय संख्या, ये मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा। कोई भी संख्या ले, 2 ले तो ये पूर्ण संख्या यानी ये परिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि उसके नीचे 1 छिपा है, यानी q बराबर 0 नहीं हो रहा है, तो ये मेरा परिमेय संख्या हुआ। कोई भी संख्या ले लें, -8/9 ले लें, तो नीचे देखिए यहाँ q बराबर 0 नहीं हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या होता है। कोई भी अंक ले लें, जैसे 5 ले लें, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, जैसे रूट वाला कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि रूट के अंदर में है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। जब भी निकलेगा तो कुछ पॉइंट में ही निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, यह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या कहलाएगा। हम जैसे 4 लेते हैं, √4, तो ये परिमेय संख्या होगा दोस्तों, क्योंकि इसका जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यह परिमेय संख्या कहलाएगा। तो कोई भी संख्या ले लें, √10 ले लें, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। जब परिमेय हमें दिखाना हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जिसका कोई संख्या बाहर निकल जाए, पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए, वही परिमेय संख्या कहलाता है, और बाकी अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। दोस्तों एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम जानते हैं क्या कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। यह पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तब भी हम ये कर देते हैं। इसी पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भाज्य को यहाँ पर हम ए से डिनोट कर देते हैं और भाजक को बी से, और इसको भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये मेरा हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें जो है बी जो होता है, बी जो है आर से हमेशा बड़ा होता है, आर से बड़ा होता है बी, और आर जो है या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट बताया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो इस तरह से हो गया। अब हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यह दिया गया है HCF ज्ञात करना है। कैसा विधि, किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक नंबर में 135 और 225, दूसरा में है 196 और 38,220, और तीसरा क्वेश्चन में है 867 और 255। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें हम 135 और 225 का HCF निकालेंगे। प्रश्नावली 1.1 में हम HCF निकालेंगे। इसमें दिया था क्वेश्चन में, एक नंबर का एक में 135 और 225, इसका HCF निकालना है, यानी HCF हमें निकालना है। अब हम जानते हैं क्या, HCF जो होता है, HCF निकालने में 225 जो है, 225 यहाँ पर ये बड़ा होता है 135 से। जो बड़ा होता है उसमें हम भाग देते हैं। एक यहाँ पर देखिए, भाग देंगे हम 135 से भाग देंगे 225 में। 135 से 225 में भाग देना है, तो इतना बड़ी बड़ी अंक में भाग देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम एक मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अंक लेते हैं तो 13 हो जाता है, तो यहाँ 2 अंक लेने पर 22 हो जाता है। 13 दूना 26 होता है, तो 26 तो होने का होगा नहीं, 26 से कम है, इसलिए यहाँ पर 1 से भाग देंगे। एक बार में अगर भाग देंगे तो लिख देते हैं 135। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे, तो घटाने के बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में 3 नहीं घटेगा, तो यहाँ से पैसा लेकर 10 2 12, 12 में 3 घटा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये घट के 0 हो जाएगा। अब ऐसा कंडीशन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं B, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं Q, और इसको बोलते हैं R। इस तरह का कंडीशन है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R होता है। बस इसी पर हमको पुट कर देना है। तो A का वैल्यू हम यहाँ पर जो बड़ा है वो इसको लिखेंगे,
225 और b का वैल्यू हम लिखेंगे 135 अभी जिससे भाग दिए थे। और q का वैल्यू हम लिखेंगे 1 और r का वैल्यू हम घटाए थे तो 90 हुआ था, ये हुआ, ये स्थिति 1 हुआ, स्थिति 1 ये हो गया। अब हम यहाँ पर 90 हुआ था, घट के 90 हुआ था, हमें HCF निकालना है तो शेषफल 0 करना पड़ेगा। शेषफल 0 करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ये 90 वाला भाग को यहाँ रख देते हैं और इस वाले भाग को यहाँ लिख देते हैं, इस वाले भाग को यहाँ लिखेंगे। तब फिर हम अब 90 से भाग देंगे 135 में, तो एक बार में खिलाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ 5 बचा और यहाँ 13 में 9 घटेगा तो 4 बचेगा। ये घटाने के बाद अब फिर वही कंडीशन स्थिति 2 नंबर में, यहाँ शेष 45 बचा है तो स्थिति 2 में लिखेंगे, स्थिति दूसरी में लिखेंगे। तो यहाँ पर था 135 तो 135 लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर घटाने के बाद मेरा हुआ था, यानी इसको लिखेंगे 90 गुना 1 और जोड़ 45। देखिए इसको गुना करके इसको जोड़ने पर यही 135 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पुनः हम स्थिति 3 के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया था 135, यानी 135 में 90 घटा 45। अब 45 को यहाँ रखेंगे, 45 से भाग देंगे, फिर ये 90 में तो भाग देंगे तो ये 2 बार में 45 गुना 90 हो जाएगा। घटा देने के बाद ये 0 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से शेषफल 0 हो गया। अब आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो मेरा यहीं तक में होने वाला है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फिर यहाँ पर लिखेंगे 90 लिखेंगे और यहाँ पर 45 गुना 2 करेंगे और प्लस यहाँ पर 0, शेषफल 0 होता था, यहाँ शेषफल 0 दे दिया। तो देखिए यहाँ पर इसमें 0 जब आया तो इसका HCF जो है इस वाले को देखेंगे, इस वाले को लेंगे, क्या कि इसी से भाग दिए थे। तो ये मेरा 45 HCF यानी 45 आ गया, यानी 135 और 225 का HCF 45 आया। और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो शेषफल के ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाले को हम बोलेंगे HCF। तो हम बोल सकते हैं अतः 135 एवं 225 का HCF 45 हुआ। ये मेरा आंसर हो गया। ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, इससे और अब कोई दूसरे तरीका से अच्छा नहीं हो सकता है, यही सबसे अच्छा तरीका हुआ। और ये भाग विधि से हम बनाए ये, और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम किए। तो दोस्तों इसी तरह से बनाना है। अब हम अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है 196 और 38,220। ये क्वेश्चन है, हमको HCF निकालना है। तो अब HCF निकालने के लिए हम पुनः देखते हैं कौन बड़ा है। तो सबसे बड़ा ये है, तो हम लिखेंगे इसको 38,220 बड़ा है 196 से। जब ये बड़ा है तब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम के अनुसार।
यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस तरह से हमको एडजस्ट करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, इसको हम बीच में रखेंगे और जो छोटा होता है उससे भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम इससे इसमें भाग देंगे तो ये 3 अंक है, तो ये भी 3 अंक लेकर के हम भाग देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 19 है और यहाँ 38 है। तो 19 दूना 38 होता है, लेकिन यहाँ 38 तो पूरा पूरा हो जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, इसलिए हमको जो है एक ही बार में भाग देना होगा। तो ये लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से माइनस करेंगे। तो अब बार यानी 2 में 6 नहीं घटेगा, यहाँ 1 दाहिने 10 2 12, 12 में 6 घटा तो ये 6 बचा। और फिर इसी तरह से यहाँ 17 में 9 घटा, 17 में 9 घटा तो ये 8 हुआ। और फिर यहाँ 1 2 बचा, 2 में 1 घटा 1, इस तरह से हो गया। अब इस वाले भाग को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम भाग देते हैं। जब हम इसको भाग देंगे तो मेरा होगा, जब इसमें हम भाग देंगे तो हम इसको जो है देखते हैं 9 बार में पहले कटा कर देखते हैं 9 बार में। तो 9 छक्के 54 हो गया, और फिर यहाँ 5 बच गया, और 9 में 81 5 86 हो गया, फिर 8 बचा, 9 8 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, घटाने के बाद मेरा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 बचा, और फिर यहाँ पर घटाने के बाद ये 9 बचा, और ये ख़त्म हो गया, ये 0 0 हो गया। अब ये वाला भाग को हम यहाँ लिखेंगे, अब फिर हम इसको भाग देंगे। अब किस संख्या से भाग देंगे, तो यहाँ पर फिर वह ध्यान देना है, ये 19 है और ये 98 है, तो 19 5 95, यानी हम 5 से हम खिला सकते हैं। तो अब जब हम करेंगे तो इसको 56 30 हो गया, और फिर इससे भाग देंगे, 9 5 45 और 3 48, फिर 4 बचा, 5 और 5 1 5 5 4 9 हो गया, ये घट के यानी 0 हो गया। तो दोस्तों ये घट के 0 हो गया। अब इसका हम बोल सकते हैं, इसका HCF 196 होगा। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन के अनुसार लिखेंगे। तो ये A हो गया, ये A हो गया, ये B है, ये Q है, ये R है, ये R है। अब इसी के अनुसार हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 38 22 0 बराबर लिखेंगे ये 196 गुना 195 और जोड़ शेषफल 0 हो गया। तो ये मेरा हो चुका है। अतः हम बोल सकते हैं पूरा पूरा जब कट गया इसका HCF 196 हुआ, तो हम बोल सकते हैं अतः यानी 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। यही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है कौन बड़ा है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर 867 बड़ा है 255 से, ये इस तरह का दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार
ये लिखेंगे। अब ये हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो भाग विधि से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 867, जो बड़ा है उसको बीच में रखेंगे और जो छोटा है उसको, जो बड़ा है उसको बीच में लिखेंगे और जो छोटा है उससे भाग देंगे। अब हम इसको हम देखते हैं, यहाँ पर 25 है, 2 अंक लिए, इसको भी 2 अंक लेते हैं। 25 या 75 होता है। यहाँ 3 से हम अगर भाग देंगे तो अब देखिए टोटल 5 या 15 हुआ, 5 या 15 1 है, 16 हो गया। और फिर यहाँ पर 3 दूना 6 1 7 हो गया। ये हो गया। अब हम इसको जब घटाएंगे तो यहाँ 2 बचा, ये 0 हुआ। यहाँ पर यहाँ यानी 1, यहाँ 1 हो गया, यानी 102 बचा। अब यहाँ पर जानते हैं कि ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं स्थिति 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 867 और उसके बाद B के स्थान पे लिखेंगे 255 और यहाँ पे Q के स्थान पे यहाँ 3 लिखेंगे और R के स्थान पे 102 लिखेंगे। ये लिखेंगे। अब स्थिति 2 के लिए कर लेते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे इस 102 है, 102 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ इस वाले भाग को यहाँ लिखेंगे, इस वाले को। अब फिर हम भाग देंगे। अगर 2 बार में देते हैं तो देखिए 2 दूना 4 हो गया। अब फिर ये 0 हो गया और फिर ये 2 हो गया, 1 बचा। यहाँ पे फिर यहाँ 5 हुआ और ये घट के 0 हो गया। और फिर यहाँ ये एक उसी तरह से लिख लेते हैं, 255 यहाँ लिख देते हैं, 255 अब बराबर यानी 102 गुना 2 और जोड़ 51 हो गया। ये हो गया। अब स्थिति 3 में ये 51 है और यहाँ 102 है। इस वाले को यहाँ लिख दिया है। अब देखिए 51 दूना 102 हो जाता है, ये पूरे 0 0 हो गया, घट गया। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे 102 और फिर यहाँ 51 गुना 2 प्लस ये 0, ये हो गया। तो लिख सकते हैं अतः 867 और 255 का HCF मेरा ये 51 हो गया। और ऐसे हम देखें तो इसके ऊपर वाले HCF कहलाता है। तो ये मेरा ये 51 हो गया, HCF 51 हो गया। यह तब तक करते हैं, यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो दोस्तों ये मेरा यहाँ तक में आंसर हो गया। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम टोटल मैथ का जितना भी क्वेश्चन होगा हम उदाहरण सहित क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।